गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन, मिक्स्ड कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि मिश्रित क्रम है, अर्थात यहाँ पर दोनों प्रकार का संयोजन हम करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन भी और उनको हम समांतर क्रम संयोजन में भी जोड़ेंगे और इस प्रकार से हम एक प्रपथ का निर्माण करते हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा? मिश्रित क्रम संयोजन कहलाता है। तो सर्वप्रथम हम इस प्रकार से शेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और प्रत्येक पंक्ति में n शेल हम जोड़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरी पंक्ति बनाते हैं और यहां पर भी हमने n सेल जोड़ने हैं। तीसरी पंक्ति बनाते हैं और यहां पर भी हमने n सेल जोड़ने हैं और इसी प्रकार से हम बहुत सारी पंक्तियां बनानी हमने और हम बनाते हैं यहाँ पर m पंक्तियां सपोज हमने बनाई हैं। कितनी पंक्तियां बनाई हैं? m पंक्तियां हमने बनाई हैं। ठीक है, और इनके जो आपके पास पंक्ति है, इनका जो पहला सेल है, पहले सेल का धन ध्रुव, प्रत्येक पंक्ति में जो पहला सेल है उसका जो धन ध्रुव है उसको हम क्या करते हैं? एक बिंदु से जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको जोड़ देंगे। इसी प्रकार से जो अंतिम है, अंतिम वाले को भी क्या करेंगे? एक बिंदु से सबको हम जो है यहाँ पर जोड़ देते हैं। ठीक, और इसके बाद इसके बाह्य प्रपथ में हम क्या करेंगे? एक बाह्य प्रतिरोध R लगा देते हैं। हमने यहाँ पर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर एक पंक्ति में जो कुल विद्युत वाहक बल है उसका मान ज्ञात करेंगे और यहाँ पर कुल जो प्रतिरोध है, आंतरिक जो प्रतिरोध है, उसका मान हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो देखिए, पहला सेल है, इसका विद्युत वाहक बल E है, दूसरा सेल है, इसका विद्युत वाहक बल E है, तीसरा सेल है, इसकी विद्युत वाहक बल E है। इसी प्रकार यहाँ पे कितने सेल लगे हुए हैं? n सेल लगे हुए हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में इसी प्रकार से जो है प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है तथा जो आंतरिक प्रतिरोध है प्रत्येक सेल का वो R है। जितनी भी आपके पास पंक्तियां हैं, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है, एक सिंगल सेल का। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर इस बहुत सारे सेल जोड़े हैं तो हमने यहाँ पर इस पहली पंक्ति में कितना विद्युत वाहक बल यहाँ पर है और इस पंक्ति में आंतरिक प्रतिरोध कितना है उसका मान हमने ज्ञात करना है। तो जैसे हमने श्रेणी क्रम में पढ़ा था, एक सेल का विद्युत वाहक बल E है, दूसरे का भी E है, तो हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहले सेल का विद्युत वाहक बल E है, दूसरे का भी क्या है? दूसरे का भी E है, तीसरे का विद्युत वाहक बल E है और इसी प्रकार से यहाँ पर कितने सेल जोड़े गए हैं? n सेल। तो n सेल का भी विद्युत वाहक बल कितना है? nवें सेल का भी विद्युत वाहक बल कितना है? E है। तो कुल विद्युत वाहक बल यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन सबको हम जोड़ देंगे, अर्थात कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बराबर क्या हो जाएगा? E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस कहाँ तक? n सेल तक। ठीक है, और यहाँ पर एक सेल का विद्युत वाहक बल E है तो दो का कितना होगा? 2E, तीन का कितना होगा? 3E, चौथे का 4E। इसी प्रकार से n सेल का जो विद्युत वाहक कितना हो जाएगा? NE के
बराबर हो जाएगा। समझिए ना। तो यहाँ पर हम इस पंक्ति के जगह पर एक आदर्श पंक्ति ले लेते हैं, ठीक है, कि इसके बराबर जो विद्युत वाहक बल होगा अविष्ट विद्युत वाहक बल, और इसका हम लेते हैं एन ई। जितने भी आपके पास सेल जुड़े गए हैं, एन सेल जुड़े गए हैं, तो उनका जो है कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, एन ई के बराबर हो जाएगा। तो उनके तुल्य, उन सब के तुल्य हमने एक यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। अगला देखिए, इसी प्रकार से प्रतिरोध, आंतरिक जो प्रतिरोध है, तो यहाँ पर आर है, इस पर भी आर है, तो एन आपके पास सेल जोड़े गए हैं, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध, एक पंक्ति में लगे सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, एन आर के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एन आर, क्योंकि एक का जो है आर है, और ये हमने जो है क्या कर दिया है, तुल्य प्रतिरोध हमने इस प्रकार से एक सेल बनाया है, जिसका जो है तुल्य जो आंतरिक प्रतिरोध है उन एन सेलों को जो है के तुल्य प्रतिरोध के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पंक्ति में जोड़े गए एन सेलों का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात किया। इसी तरह से दूसरी जो पंक्ति है उसके जो है आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल क्या होगा, विद्युत वाहक बल हो जाएगा एन ई और एन आर। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति में लगे जो सेल हैं, एन सेल, उनका विद्युत वाहक बल एन ई तथा आंतरिक प्रतिरोध एन आर हो जाएगा। और इस प्रकार से हमने इसको जो है समांतर क्रम में जोड़ दिया है, ठीक है। और इसके बाएं प्रपथ में हमने एक प्रतिरोध आर लगा रखा है। अब देखिए, अब हमने इसको क्या कर दिया है, जो पंक्तियां थी हमारे पास, कितनी पंक्तियां हैं यहाँ पर हमारे पास एम पंक्तियां हैं, एम पंक्तियां। इन एम पंक्तियों को हमने, अब हम समांतर क्रम में हमने इसको जोड़ दिया है। अब हमने इसको देखना है कि अब समांतर क्रम में इनका जो है कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो हमने इस समांतर क्रम में पढ़ा था कि समांतर क्रम में जो विद्युत वाहक बल होता है, चाहे आप कितने भी सेल जोड़ें, तो किसी एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है कुल विद्युत वाहक बल, मिश्रित क्रम में कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल क्या आ जाएगा आपके पास, एन ई के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रत्येक पंक्ति में जुड़े हुए एन सेलों का विद्युत वाहक बल एन ई के बराबर हो गया है। दूसरी पंक्ति में जुड़े हुए एन सेलों का विद्युत वाहक बल भी एन ई के बराबर है। तीसरी पंक्ति में जुड़े हुए एन सेलों का विद्युत वाहक बल एन ई के बराबर हो गया है। और इसी प्रकार से इनका प्रत्येक पंक्ति में जुड़े हुए एन सेलों का आंतरिक जो प्रतिरोध है वह एन आर के बराबर हो गया है। अब हम इनको क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और समांतर क्रम में इनका जो है कुल विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। तो जैसे हमने समांतर क्रम में पढ़ा था कि समांतर क्रम में जोड़े गए सभी सेलों का जो विद्युत वाहक बल होता है वो एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक पंक्ति में लगे हुए एन सेलों का विद्युत वाहक बल एन ई हो गया है। तो सारी पंक्तियों में, यानी कि एम पंक्तियों में लगे हुए जो आपके पास सेल हैं, उनका कुल विद्युत वाहक बल वो एन ई के बराबर होगा, ठीक है। और जो आंतरिक प्रतिरोध इनका है उसको हमने ज्ञात करना है, जो समांतर क्रम संयोजन के नियम से, उसको हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। एक पंक्ति में लगे कुल एन सेलों का जो कुल
आंतरिक प्रतिरोध है वो एन आर के बराबर है। तो समांतर क्रम संयोजन के सूत्र से हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इन सभी सेलों का जो मिश्रित क्रम में जुड़े हुए हैं उनका कुल जो आंतरिक प्रतिरोध आर डैश के बराबर है। तो 1/r डैश दैट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस कहाँ तक है n पंक्ति तक है। ठीक है, तो मान रख दीजिए यहाँ पर 1/r डैश पहली जो पंक्ति है उस पर कुल आंतरिक जो प्रतिरोध है एन आर के बराबर है, तो एन आर आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति पर भी एन आर के बराबर है और यही हम निकालते रहेंगे। कहाँ तक निकालेंगे, एम पंक्ति तक निकालेंगे। और 1/r डैश दैट इज इक्वल टू एक पंक्ति का ये है तो दोनों पंक्तियों का 2 जुड़ जाएगा, तीसरे में जुड़ जाएगा। इस प्रकार से एम पंक्ति का हमने निकाला तो एम बटे आ जाएगा ये एन आर। और इस प्रकार से समांतर क्रम में जुड़े हुए एन सेलों तथा एम पंक्तियों में लगे हुए शेलों का कुल आंतरिक जो प्रतिरोध हो जाएगा पास आर डैश बराबर एन आर अपॉन एम। तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ जो मिश्रित क्रम में हमने एन सेल जोड़े हैं एम पंक्तियों में तो उनका कुल जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो आर डैश बराबर एन आर अपॉन एम के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको चित्र के द्वारा जो है आपने दिखाना है, चित्र का आपने यहाँ पर वर्णन करना है और फिर आपने इस प्रकार से इसको लिखना है। पहली पंक्ति का कुल विद्युत भागबल सबको जोड़ दिया हमने यानी के बराबर हो गया है। पहली पंक्ति का कुल आंतरिक प्रतिरोध इसको भी जो है प्रत्येक प्रतिरोध को जोड़ देंगे एन सेल का तो एन आर के बराबर हो जाएगा। समांतर क्रम में जुड़े एनी विद्युत वाहक वाले एम सेलों का विद्युत भागबल किसके बराबर होता है, एक सेल के विद्युत भागबल के बराबर होता है, एन के बराबर हो जाएगा। समांतर क्रम में जुड़े एन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध जो एन आर है तो एन आर वाले एम पंक्तियों में लगे प्रतिरोधों जो आंतरिक प्रतिरोध का कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान हम जो है क्या मान लेते हैं, आर डैश के बराबर मान लेते हैं। कुल आंतरिक प्रतिरोध, ये आंतरिक प्रतिरोध चल रहा है अभी, आंतरिक लिखते हैं यहाँ पे, आंतरिक प्रतिरोध माना आर डैश है। तो इसको सॉल्व करेंगे 1/r डैश दैट इज इक्वल टू 1/n r प्लस 1/n r एम पंक्ति तक और 1/r डैश दैट इज इक्वल टू 1/n r आर डैश बराबर हो जाएगा एन आर अपॉन एम। तो ये आपके पास क्या निकला, आंतरिक प्रतिरोध निकला। मिश्रित क्रम में जुड़े हुए सभी शेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो आर डैश बराबर एन आर अपॉन एम के बराबर हो गया है। लेकिन जो परिपथ है उसमें प्रत्येक पंक्ति में एन सेल तो लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है उन एन सेलों की जो एम पंक्तियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, और इसकी बाहरी परिपथ पर हमने एक प्रतिरोध लगा रखा है तो कुल आंतरिक प्रतिरोध हमने जो निकाल दिया है। लेकिन परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध के साथ जो बाह्य प्रतिरोध को भी जोड़ना होगा। तो इसको हम जोड़ देंगे तो पूरे परिपथ में कुल प्रतिरोध हो जाएगा आर डैश प्लस आर। आर डैश का मान रख दीजिए एन आर अपॉन एम प्लस आर। अब हमने यहाँ पे देखना है कि इस पर कुल कितनी धारा बह रही है। तो आई बराबर वी अपॉन आर से ले लेंगे यहाँ पर ओम के नियम से, वी बराबर आर से, तो आई बराबर हो जाएगा वी अपॉन आर, यानी कि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा आई बराबर
परिपथ में कुल विभवांतर बटे परिपथ में कुल प्रतिरोध। कुल विभवांतर हमने निकाला है तो एन ई के बराबर है, और कुल प्रतिरोध हमने निकाला है तो किसके बराबर है, एन आर अपॉन एम प्लस आर के बराबर है। इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आपके पास इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एन ई अपॉन एन आर प्लस एम आर बटे एम आ जाएगा, और ये एम कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा ये, तो आई का मान निकल जाएगा, आई बराबर एन एम ई बटे एन आर प्लस एम आर। तो इस सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जो है शेलों को मिश्रित क्रम में जोड़ रहे हैं, तो इसका कारण है कि हमको जो धारा जो है अधिक मिले, अधिक हमको धारा प्राप्त हो, तो धारा के अधिकतम मान के लिए, अधिकतम धारा यदि हमने प्राप्त करनी है तो एन आर प्लस एम आर का मान न्यूनतम होना चाहिए। ये आई और ई क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो इसका मान कम होगा तो इसका मान बढ़ेगा। तो हमें एन आर प्लस एम आर का मान जो न्यूनतम करना होगा, कम करना होगा। तो उसको कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, आई के अधिकतम मान के लिए एन आर प्लस एम आर का मान न्यूनतम होना चाहिए। तो एन आर प्लस एम आर बराबर, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अंडर रूट एन आर का स्क्वायर प्लस अंडर रूट एम आर का स्क्वायर। यदि हम यहाँ पर जो है अंडर रूट उठाएंगे तो ये आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको लिखना है, और इसके बाद हमने इसको लिख लिया यहाँ पर इसी, और इसके साथ हम क्या करेंगे, 2 अंडर रूट एन आर अंडर रूट एम आर का को जोड़ेंगे और घटाएंगे भी, ठीक है। 2 इंटू अंडर रूट एन आर इंटू अंडर रूट एम आर को घटाएंगे भी और जोड़ेंगे भी। तो इसके साथ हमने जो हमने इसको ऐसे लिख दिया, इसके साथ हमने क्या करना है, माइनस अंडर रूट एन आर इंटू एम आर लिख दिया। तो जितना हमने लिखा उतना हमको घटाना भी होगा, प्लस 2 अंडर रूट एन आर इंटू अंडर रूट एम आर। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक हमको व्यंजक प्राप्त हो गया, एक जो है सूत्र प्राप्त हमको यहाँ पे हो गया है। ये देखो, इसको अब ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ तक हमने देखना है इसको, ठीक है। तो एक सूत्र हो गया है जो कि क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, क्या होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर। तो हम इसको लिख लेंगे एन आर प्लस एम आर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का होल वर्ग प्लस ये आगे वाला जो है इसको ऐसे लिख देंगे, 2 इंटू अंडर रूट एन आर इंटू अंडर रूट एम आर। एन आर प्लस एम आर के न्यूनतम मान के लिए जो अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का होल वर्ग है उसका मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, और इसको न्यूनतम यानी कि 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसको हम 0 मान लेते हैं। तो अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का होल वर्ग दैट इक्वल 0, और इस प्रकार से यहाँ से अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर दैट इक्वल 0, इसको बराबर से ले आइए। तो अंडर रूट एन आर प्लस इक्वल टू अंडर रूट एम आर, और जाएगा आपके पास एन आर बराबर एम आर। यहाँ से आर का मान निकाल लीजिए, तो आर बराबर हो जाएगा एन आर अपॉन एम। तो जो बाह्य प्रतिरोध हमने लगा रखा है, यदि उसका मान हम क्या कर दे, एन आर अपॉन एम के बराबर कर दे, तो हमें जो है धारा का मान अधिकतम प्राप्त होगा, ठीक। अतः आर बराबर एन आर अपॉन एम का पर धारा का मान अधिकतम होगा। समीकरण 1 में आर का मान रखने पर, समीकरण 1 आपके पास है, उसमें रख दीजिए आई बराबर एन एम ई अपॉन एन आर प्लस एम आर। इसमें हम मान रख देंगे आर का एन एम ई बटा एन आर प्लस एम एन आर अपॉन एम, एम से एम कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, एन आर प्लस एन आर बच गया नीचे। तो एन एम ई बटा एन आर प्लस एन आर इनको जोड़ देंगे, तो आई बराबर हो जाएगा एन एम ई बटा 2 एन आर।
यहाँ से n से n काट दीजिए, I बराबर ME/2R। तो इस प्रकार से हमको क्या हो जाएगी, अधिकतम धारा हमको प्राप्त हो जाएगी। इसी सूत्र को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कैपिटल R के रूप में, I बराबर ME/2 इंटू स्मॉल r का मान रख देंगे MR/n, और यहाँ पर m से m कट जाएगा तो ये क्या बचेगा आपके पास, n ऊपर चला जाएगा, ये बराबर है NE/2R। तो I बराबर NE/2R। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर R के मान में परिवर्तन करके R का मान NR/m रख के धारा के मान को बढ़ा सकते हैं। ध्यान से पढ़िए, इसको थोड़ा लंबा है लेकिन सीक्वेंस में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि कहीं पर समझ में नहीं आता है तो आप फिर दोबारा से इसको पूछ सकते हैं। वीडियो को जो है आप ज़रूर जो है 1-2 बार 2-3 बार यदि आप देखेंगे ध्यान से तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि ये किस प्रकार से करना है।